आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे एक तस्वीर है सपा के सांसद की, रामजीलाल सुमन की, जिन्होंने राज्यसभा में सरकार को पानी पिला दिया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा जैसे ही मुसलमानों का नाम आता है भारतीय जनता पार्टी को बुखार चढ़ जाता है, जैसे ही रोजगार का नाम आता है भारतीय जनता पार्टी परेशान हो जाती है, जैसे ही संविधान का नाम आता है बीजेपी के होश उड़ जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हो? उनका और वहां मौजूद चेयर पर सभापति का जमकर विवाद हो गया। वो कह रहे थे मेरी तरफ देखो, वो सत्ताधारी दल सांसदों की तरफ देख देख कर इशारे कर कर पूरी कमियां गिना रहे थे, कागज हाथ में थे, लगातार सवाल कर रहे थे, कह रहे थे जवाब चाहिए। एसआईआर पर बोले, संविधान पर बोले, अधिकारों पर बोले। आखिर क्यों अधिकारों पर हीला हवाली करती है हर बार ये सरकार? बहुत बड़ी स्पीच दी है उन्होंने अपने इस पूरे वीडियो में और उन्होंने ढेर सारे सवाल सरकार के समक्ष छोड़ दिए हैं जो सरकार देने में पूरी तरह नाकाम दिखेगी। ये वीडियो हम आपके समक्ष अभी ला रहे हैं, आप देखेंगे पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले मेरी एक दरख्वास्त, एक प्रार्थना, एक निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी खबरें आप तक बेबाक पहुंचे, बेखौफ पहुंचे। तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए और सुन लीजिए रामजीलाल सुमन का यह लाजवाब भाषण। नहीं सुनी होगी आपने ऐसी संसद में तकरीर। सभापति जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का गीत है और उस पर सरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा चर्चा कराए जाने का जो मुझे मकसद समझ में आता है सभापति जी, वो ये है कि देश की संविधान सभा ने इस गाने को, इस गीत को स्वीकार किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रेरणा से। और उसमें 14 अगस्त 1947 को रात के 11 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जिसमें के मुंशी थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे। फिर सलाह मशविरा किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी से और तब जाकर के इस राष्ट्रीय गीत को अंतिम रूप दिया गया। सभापति जी, इस बहस का जो लब्बो लबाब है, मतलब है वो ये है कि इसके शुरू के 2 छंद हैं, सुजलम सुफलम, और इसके बाद जो इसमें है क्या कह रहे हो? क्या है? क्या है? Please address the chair. My honorable member, please address the chair. Please address the chair. सभापति जी, ये हर समय इनके दिमाग में हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई कुछ नहीं। ये हमारे देश का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है उसके चलते संविधान सभा ने इस राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया था। सभापति जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों में यह गीत गाया जाता था। सुचेता कृपलानी ने इस गीत को गाया। 1905 में सरला चौधरी ने कलकत्ता वेदस में इसको गीत गाया। और अध्यक्ष महोदय, 1905 में वंदे मातरम नाम से एक अखबार शुरू किया था लाला लाजपत राय ने। इनको बुखार आ जाएगा, वो अखबार उर्दू में था, आप तो जानते ही नहीं कुछ। लाला लाजपत राय ने वो समाचार पत्र शुरू किया था। सभापति, में आपके मार्फत निवेदन पहले यह करना चाहूंगा कि शुरू के 5 वर्षों में इन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया। अच्छा, आप इतने वंदे मातरम के पक्ष में हैं तो आरएसएस का जो गाना है उससे पहले उसी गाने को स्वीकार कर लेते। इनका सही मानों में सभापति महोदय राष्ट्रीय आंदोलन से
सामाजिक सद्भाव से कोई लेना देना नहीं। ऑनरेबल मेंबर प्लीज एड्रेस मी। ऑनरेबल मेंबर माननीय, आप मुझे एड्रेस करें। सर मुझे संरक्षण दीजिए, ये वो लोग बोल लेते हैं। प्लीज आप बोलिए। सर ये जानते हैं इनका वंदे मातरम देश के राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं। ये समाज को तोड़ने की जो प्रवृत्ति है, समाज की तोड़ है, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। प्लीज एड्रेस मी, डोंट एड्रेस देम, एड्रेस द चेयर, सभापति जी, एड्रेस द चेयर। प्लीज प्लीज सभापति सभापति जी आप बोल नहीं रहे, समय जा रहा है। प्लीज सभापति जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोग थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, जो चाहते थे कि हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र बरकरार है, उन लोगों ने इस राष्ट्रीय गीत को बनाया था, स्वीकार किया था। सभापति महोदय, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में तय ये हो जाना चाहिए कि गांधी का विचार, सुभाष का विचार, नेहरू का विचार, लोहिया विचार, जयप्रकाश जी का विचार, ये विचार ठीक था, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार, सावरकर का विचार, गोलवलकर का विचार, और नए अवतार पैदा हो गए नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनका विचार ठीक है। सभापति महोदय, देश को तोड़ने वाले लोग हैं, नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनका सामाजिक सद्भाव से कोई रिश्ता नहीं है। सभापति महोदय, ऑनरेबल मेंबर एड्रेस द चेयर। जानबूझ करके देश के वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं इनसे यह जानना चाहूंगा, सभापति महोदय, यह हर चीज की परिभाषा अपनी सुविधानुसार कर लेते हैं। मुसलमानों के नाम से बुखार आ जाता है। आपको जानकारी है कि आजादी से पहले इस देश में जो विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, उनमें 3 प्रांत थे, बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिम प्रांत। और आपने उस समय ये आरएसएस तो था नहीं, 1925 में आरएसएस बना। प्लीज एड्रेस द चेयर। हिंदू महासभा थी सभापति महोदय, मुस्लिम लीग ने हिंदू महासभा के साथ मिलकर के सरकार बनाई। और सभापति महोदय, बंगाल की जिस सरकार के मुख्यमंत्री ए.के. फजलुल हक थे, उसमें इनके सम्मानित नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। ये किस मुंह से कह सकते हैं? सभापति महोदय, इनको रोकिए वरना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज यू एड्रेस द चेयर, यू एड्रेस द चेयर। सभापति महोदय, हमें मालूम है ये आपके पुरखे अंग्रेजों के गुलाम थे। प्लीज एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में गद्दारी कर रहे थे। आपका समय जा रहा है। एड्रेस द चेयर, एड्रेस द सभापति महोदय, एड्रेस द चेयर। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेना बनाई तो इन लोगों ने मना किया कि उस फौज में फर्ती न हो। तो जहां तक इनका सवाल है सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के संविधान में इनकी कोई आस्था नहीं। जब संविधान बन रहा था सभापति महोदय, तो इनके लोग फरमा रहे थे कि देश में जब मनु जी का संविधान विद्यमान है तो किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं है। इसी रामलीला के मैदान में जब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा थे तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया। सभापति महोदय, ये हालत है। सही मानो सभापति महोदय, 53 साल तक इन्होंने राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाया। ये नागपुर में भगवा झंडा लगाते थे। और सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3 नौजवानों ने नागपुर में भगवा झंडा की जगह 2001 में राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया था। तो आरएसएस के लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। 2001 में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ वो 2013 में जाकर के खत्म हुआ। झंडे से इनका कोई लगाव नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन में कोई इनका मतलब नहीं, संविधान को ये मानते नहीं है। सभापति महोदय, ये कुल मिलाकर के जाति और मजहब के नाम पर इस देश को तोड़ने के अलावा दूसरा काम नहीं जानते। यही इनका असली चरित्र है। मैं आपके मार्फत सभापति महोदय निवेदन करना यह चाहूंगा, देश के बंटवारे की बड़ी चिंता है। सभापति महोदय, मैं नहीं चाहता था ये बात करूं, मैं जिन्ना की तारीफ नहीं करना चाहता,
लेकिन एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। क्या देश के बंटवारे के लिए अकेला जिन्ना जिम्मेदार थे? 1937 में जब ये सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, तो 1937 में इनका जो भाषण हुआ, 1937 में सावरकर ने यह कहा था कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं। यह सावरकर ने कहा। जिन्ना ने तो 1940 में मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में लाहौर में कहा था, बात की थी बंटवारे की। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, सभापति महोदय, कि वैचारिक दृष्टि से अलगाव हो सकता है जिन्ना में और सावरकर में, लेकिन देश के बंटवारे के सवाल पर दोनों एक हैं। तो सभापति महोदय, प्लीज कंक्लूड। देश के अरे सभापति रोज आप मिलते तब तो आप ठीक ठाक बात करते, वहां जैसे गड़बड़ हो जाती है। प्लीज कंक्लूड। वहां जाते ही आप गड़बड़ी शुरू कर देते हैं। अभी आप समय की पाबंदी है सभापति महोदय, समय की प्लीज कंक्लूड। सभापति महोदय, मैं 2 मिनट लगाऊंगा बस। नहीं 30 सेकंड्स। एक मिनट 30 सेकंड्स। एक मिनट सभापति, कंक्लूड प्लीज। सभापति महोदय, 150वीं जयंती है सरदार पटेल की। पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरदार पटेल से आपका क्या मतलब था? आरएसएस पे बेल तो सरदार पटेल ने लगाया। आप बताइए, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में इनका कोई आदर्श नहीं है। एक आदर्श थे बेचारे, वो भी 6 बार माफी मांग के आए, अंग्रेजों से पेंशन लेते रहे। तो राष्ट्रीय आंदोलन में इनका कोई आदर्श नहीं है। सभापति महोदय, थैंक यू। इसलिए ये जानबूझ करके उनके सीधे हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में सभापति महोदय, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी बहस हो, जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। ये हर मामले पर देश को बांटने की साजिश करते हैं। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये नफरत करने वाले लोग हैं। सभापति महोदय, हमारे एक लायक दोस्त है के सिंह, उन्होंने 4 लाइन लिखी के मंत्री, यो तो हम वो लोग हैं, यो तो हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए, शर्त लेकिन है कि वो इंसान होना चाहिए, और हो जहां शिर्क किया जाने और खुदा की आरती, वो इबादत गाह हिंदुस्तान होना चाहिए। थैंक यू। सभापति महोदय, कुछ भी कहे। अभी आपने सुना रामजीलाल सुमन का ये बेहद चौंकाने वाला भाषण, और इस भाषण को सुनकर आपकी क्या राय है? क्या रामजीलाल सुमन के सवाल गलत थे, क्या सही थे? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। क्या दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों की बात करना इस सरकार में अब बेईमानी साबित हो गया है? कोई किसी की सुनेगा नहीं, कोई किसी का जवाब नहीं देगा, तो फिर कैसे चलेगी सरकार? नमस्कार, धन्यवाद।